हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने क्रैश बैच में अपना एक चैप्टर यानी मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया है। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर है। स्टेट ऑफ मैटर ये 11th का पोर्शन है और इसमें हम गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि लिक्विड स्टेट बहुत थोड़ा सा है, 10 या 20 मिनट का लेक्चर है, वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर के 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। स्टेट ऑफ मैटर 3 होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड स्टेट हम लोग 12th में पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा वो भी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं फंडामेंटल स्टेट्स की। फंडामेंटल स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जो कि नेचुरली पाई जाती हैं, जैसे कि वो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या मीज़ोफेज, तो जो इस तरह की जो फेज होती हैं ये हमको क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो फंडामेंटल स्टेट्स में हम उनको काउंट करते हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अभी हम इस चैप्टर में हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम किस बेसिस पे इनको अलग करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो जो इनका मेन की फैक्टर होता है जिनकी बेसिस पे हम इनको कंपेयर करते हैं वो होता है बेसिकली, हम अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो बेसिकली डिफरेंस होता है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, गैसेस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और लिक्विड में ये एवरेज डिस्टेंस होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एवरेज होता है। तो ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, जूनियर साइंस क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा। हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि अगर आप किसी स्टेट के ऊपर प्रेशर लगाएं तो उसमें क्या वॉल्यूम का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हमने पढ़ा है कि जो गैसियस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब ये है कि अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उनके वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिलता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो गैसेस से कम कंप्रेसिबल होती हैं, और अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये लगभग नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर हम एक ग्राफ की हेल्प से इसको हम समझें, अगर हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझें, तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचें तो मैंने बताया कि जब आप सॉलिड पे प्रेशर लगाते हो तो बहुत कम चेंज देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ लगभग कुछ ऐसा आएगा। मैंने पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई है कि पूरी स्ट्रेट लाइन का मतलब हो जाएगा कि अगर आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट करके बना देता हूं ऐसा। तो ये जो ग्राफ है आपका वो सॉलिड का है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो चेंज थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर मैं गैस की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस आपका क्या है कि अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो गैस में वॉल्यूम चेंज आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड में आपको वॉल्यूम चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और सॉलिड में वॉल्यूम चेंज लगभग ना के बराबर होता है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे हमने स्टेट ऑफ मैटर को क्लासिफाई किया। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, गैस एंड वेपर। ये आपने एक शब्द सुना होगा, गैस एंड वेपर।
तो क्या गैस और वेपर एक ही हैं? क्या गैस और वेपर एक ही हैं? अगर दोनों एक ही हैं तो हमने ये दो शब्द क्यों यूज करे, गैस और वेपर? इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है गैस और वेपर में, तो हम आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमको किसी भी गैस को लिक्विड में बदलना है, किसी भी गैस को लिक्विड में बदलना है, तो गैस का मॉलिक्यूल आपको पता है दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल आपके पास पास होते हैं। और हमको किसको, गैस को किस में बदलना है? लिक्विड में। ठीक है, तो अगर हमको गैस को लिक्विड में बदलना है तो हमको इन मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना होगा। तो अगर जब ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अब ये मॉलिक्यूल पास पास कैसे आएंगे? तो इसके लिए आपको इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी हाई प्रेशर, और इनका टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक सिस्टम को हीट करें, यानी अगर हम किसी गैस को हीट करें तो वो गैस के मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर जाते हैं, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल क्या, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के चलते वो गैस के मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो हमको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। यानी अगर हम किसी गैस पे हाई प्रेशर लगा दें और लो टेम्परेचर लगा दें तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हम पहले क्या करें? क्या पहले हाई प्रेशर लगाएं उसके बाद टेम्परेचर लो करें, या पहले टेम्परेचर को लो करें उसके बाद हाई प्रेशर लगाएं, या दोनों एक साथ कर दें? है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पहले क्या करें। आप गेस करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टेम्परेचर को लो करते हैं। हम पहले टेम्परेचर को लो करते हैं। कितना लो करते हैं? हर गैस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि अगर गैस उस टेम्परेचर के ऊपर है तो वो कभी लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दें। और अगर वो गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, उसके बाद आप अगर प्रेशर लगाएंगे तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अभी आप डेफिनेशंस में मत पढ़िए, क्योंकि ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इस चैप्टर के एंड में फिर से आएगा। फिलहाल आप केवल यहाँ पर गैस और वेपर में डिफरेंस जानने के लिए इस चीज को समझिए। तो मैंने क्या बोला, फिर से बोलो। मैंने बोला कि हर गैस का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उस फिक्स टेम्परेचर के, अगर उस फिक्स टेम्परेचर पे या उससे नीचे है गैस, तो अगर हम गैस पे प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड में। बट अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो आप उस पर कितना भी प्रेशर लगाओ, गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन होगी तो हम ये कह सकते हैं द टेम्परेचर बिलो विच ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आ गई है और इसमें हम जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही हम गैस को बोलते हैं वेपर। क्लियर कट समझ में आया? यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हर गैस कन्वर्ट हो जाती है वेपर में, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उसी वेपर को हम बोलते हैं गैस। तो वेपर की डेफिनेशन क्या आई? वेपर, अच्छा दोनों की स्टेज एक ही होती है, दोनों गैसियस स्टेज में ही होते हैं, गैस और वेपर। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर अ गैस इज कॉल्ड वेपर एंड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर वेपर इज कॉल्ड गैस। ठीक, तो ये हमारा गैस और वेपर में हमको डिफरेंस पता चला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने
अगले टॉपिक पे। जब हम लोग गैस की बात करते हैं, हम लोग जब गैस की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम दो तरह की गैसेस पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे आइडियल गैस, दूसरी पढ़ेंगे रियल गैस। अभी आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है? देखिए, जब हम लोग अभी साइंस की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को आइडियल मानते हैं। जैसे अभी हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल सोल्यूशन। ऐसे ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस और रियल गैस। तो है क्या कि अब इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे। आपने हालांकि पढ़ रखे होंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या गैस लॉ, है ना, ये पढ़े होंगे आपने। तो आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जो इन लॉज को, यानी इन नियमों को हर टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन पे फॉलो करती हैं, यानी ऑलवेज फॉलो करती हैं। आइडियल गैस कौन सी गैसेस हुई? जो गैस के नियमों को, यानी गैस लॉज को एवरी टेम्परेचर प्रेशर की हर कंडीशन पे फॉलो करती है। बट जो रियल गैस होती है ये हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती है। ये कुछ ही कंडीशंस में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस और उनके लॉज, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल गैस के बारे में, और हम लास्ट में पढ़ लेंगे कि हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें। बस चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में तीन ही चीजें हैं। हम पहले आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, हम रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हम गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यही तीन चीजें इस चैप्टर में हैं। तो रियल गैस को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस के बारे में और बहुत सारी चीजें बताई गई। वो क्या बताई गई? जिनको हम लोग आइडियल गैस पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। पहली बात इसमें यह बताई गई कि देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या बताया गया कि जो आइडियल गैस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आइडियल गैस, ये बिटवीन लिखा है, बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। क्या बताया गया कि जो आइडियल गैस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। हालांकि आप कहोगे कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, भले ही वो कम होता है लेकिन होता है। तो मैं फिर कह दूं, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं और आप रियल गैस पढ़ते चले आ रहे हो। दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, जैसे मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल है और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr क्यूब। तो हम ये मानते हैं कि आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इसको काउंट नहीं करते हैं। बाद में यही सब आगे चल के हमें दिक्कत पैदा किया, तभी हम लोगों ने रियल गैस इक्वेशन पढ़ाई। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए ये गैस है, तो गैस का मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में रखा गया है उसकी वॉल से ये कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करता है, हिट करता है वॉल को, और इससे क्या जनरेट होता है? इससे जनरेट होता है प्रेशर। यानी कि जो आपको वॉल ऑफ द कंटेनर में जो प्रेशर फील होता है वो क्यों फील होता है? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कहां स्ट्राइक करते हैं? वॉल ऑफ द कंटेनर में। साथ ही साथ ये आपस में भी कोलाइड करते हैं, साथ ही साथ गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं। बट ये कोलिजन जो होता है, आपस में भी कोलाइड करते हैं, लेकिन जो ये कोलिजन होता है वो कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन। अब फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन होता है कि ऐसा कोलिजन
जिनमें दोनों की एनर्जी में लॉस ना हो, यानी जब ये आपस में टकराते हैं तो इनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है। एक पॉइंट और है कि जो ये मॉलिक्यूल होते हैं इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट रियल गैस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पे नहीं होता है। एक और है कि जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में आइडियल गैस फिलअप थी, भरी हुई थी, और हमने पूरी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर ले आए। मैंने क्या कहा कि ये इस कंटेनर में गैस थी कोई आइडियल, और हमने पूरी गैस के मॉलिक्यूल को यहां पर ले आए। तो अभी मैंने बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो जो ये भी वॉल्यूम होगा ये भी नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी जो ये वॉल्यूम है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं आइडियल गैसेस के केसेस में। तो ये आइडियल गैसेस की कुछ पोस्टुलेट्स थी जो दी गई, बाद में इनमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हुआ, जिसकी वजह से हमको आइडियल गैस इक्वेशन की जगह रियल गैस इक्वेशन पढ़नी पड़ी, जो वंडर वॉल्स जी ने दी थी, हम वो पढ़ेंगे। तो ये आइडियल गैस की पोस्टुलेट हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, या इनको हम कह सकते हैं मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। क्या इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक गैस का कंटेनर दे दिया और मैंने कहा कि आप इसमें से क्या क्या मेजर कर सकते हो, तो आप उस गैस का क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो देखिए गैस का हम पहले तो अमाउंट मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, पहला मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस, वो किस में करेंगे, मोल में। दूसरा हम लोग कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, तीसरा हम लोग उसमें कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, और चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका कर सकते हैं प्रेशर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये चार चीजें मेजर कर सकते हैं, मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक, अगर हम लोग बात करें मोल की तो हम लोग इसीलिए उस चैप्टर को पढ़ के आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल में हम लोग क्या क्या, मोल को कैसे मेजर करते हैं कि मोल को मेजर कर लेते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये भी ऊपर लीटर। तो इस तरीके से तो मोल आ गया। बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या है हम लोगों की, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये तीन से हम मेजर करते हैं। अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम उस सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर देते हैं, आ गया 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है, हम रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि किस रूम का, है ना, ये मैंने आइडियल माना है। हो सकता है कि आपके रूम का टेम्परेचर अलग हो, और चूंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे रूम का टेम्परेचर अलग हो सकता है, इसलिए इसको आइडियल रूम टेम्परेचर बोलते हैं। बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू F - 32/9
एंड दैट इज इक्वल टू C/5। तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन आया। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बिकम इक्वल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप x रख दो, यहाँ पर भी आप x रख दो, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हमको इक्वल करना है तो हम x मान लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। अब आप चाहे इसको फ़ारेनहाइट बोलो चाहे इसको सेल्सियस बोलो, क्योंकि दोनों की वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस -40 पर इक्वल हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने टेम्परेचर का देख लिया। बात करते हैं वॉल्यूम की। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में बेसिकली आपको जो समझना है वो ये समझना है कि इनकी यूनिट इसलिए क्वेश्चन में आपको अगर आप यूनिट सही से नहीं पुट कर पाओगे तो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि इनको हम मेजर करते हैं लीटर में या ml में, मिलीलीटर में। मोस्टली गैसेस को लीटर में या मिलीलीटर में। तो अब है क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर। ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी आप क्वेश्चन की जब लैंग्वेज समझोगे तो आपको यूनिट से ही पता करना पड़ेगा कि ये चीज वॉल्यूम है, ये चीज टेम्परेचर है या ये चीज प्रेशर है। तो बहुत ध्यान से आप इन यूनिट्स को देखिएगा। आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद लगी हुई यूनिट से आपको पहचानना होता है कि भाई ये चीज न्यूमेरिकल में क्या दी गई है। हमको लैंग्वेज से हो सकता है समझ में ना आए कि ये चीज वॉल्यूम है, लेकिन अगर उसके बाद लीटर या ml लगा है तो हम ये जज कर लेते हैं कि भाई ये चीज वॉल्यूम है। ठीक, अब हम आते हैं प्रेशर पर। लास्ट है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर का आप पढ़ते आ रहे हो, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी अगर SI यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या N- न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और ये इक्वल होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल। लेकिन जो आप, ये इतनी कॉमन यूनिट नहीं है, जो सबसे कॉमन यूनिट है इसकी वो है 1 ATM, या इसको बोलते हैं एटमॉस्फियर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg, 760 mmHg। बहुत से बच्चों का शायद आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि प्रेशर की ये यूनिट है। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये तो चलो हमें समझ में आती है कि आपने फॉर्मूले से निकाल दिया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट ये जो यूनिट है 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg, ये मिलीमीटर तो यूनिट होती है लेंथ की, और ये मरकरी तो एक एलिमेंट हो गया, तो ये लेंथ की यूनिट प्रेशर में कहां से आ गई। तो आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न है तो आप थोड़ी देर इंतजार करिए, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वेरी गुड। तो 1 ATM इक्वल टू होती है 760 mmHg या 760 टॉर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 mmHg और 1 टॉर बराबर होते हैं। 1 ATM इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल, या अभी मैंने आपको लिखा कि 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ कॉमन यूनिट हैं आपकी प्रेशर को मेजर करने की, इनको याद रखिएगा। ठीक है, गुड।
अगर हम लोग बात करें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में ये कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक है, ये सही है। तो हमने कोई भी लिक्विड ले लिया और हमको ये पता करना है कि इसकी वजह से इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है, यानी इस लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड कॉलम है इतनी हाइट का, मान लीजिए h हाइट का है ये, तो हमको ये ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस लिक्विड कॉलम की वजह से इसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है। अभी मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई बात नहीं की है, मैं इस लिक्विड कॉलम की वजह से ये बात कह रहा हूं। तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू ma, है ना, और ये भी पढ़ा होगा कि एक ही जगह हम रख सकते हैं मास ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया, तो यहां हम रख सकते हैं mg बाई a। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहां लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g डिवाइडेड बाई a क्या है, एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो हम यहां लिख सकते हैं डेंसिटी को मैं यहां डिनोट कर रहा हूं d से, डेंसिटी को d से भी डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड बुक में रो से डिनोट करते हैं। मैं यहां पे d से कर रहा हूं, स्टैंडर्ड बुक में रो से भी डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रो। तो हम यहां डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं d से। मैंने बोला वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया है a इंटू हाइट h इंटू g डिवाइडेड बाई a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आ गया HdG, यानी इसके बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो इक्वल होगा लिक्विड कॉलम की हाइट इंटू लिक्विड कॉलम की डेंसिटी इंटू जी, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप SI यूनिट में काम कर रहे हो। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इक्वल टू HdG होता है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ये एक ट्यूब ले ली और इस ट्यूब में h हाइट तक कोई लिक्विड भर दिया, h हाइट तक, और मैंने पूछा इस लिक्विड के कारण इसकी बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो दैट इज P इक्वल टू HdG। और अगर मैंने इसी ट्यूब को थीटा एंगल पे रख दिया, अर्थ से थीटा एंगल का बनाते हुए रख दिया, तो आपको पता है कि अब जो इसके वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू HdG साइन थीटा, ठीक है। तो अब प्रेशर हो जाएगा HdG साइन थीटा, ओके। ऐसे रखेंगे तो सीधा प्रेशर इक्वल टू HdG, और ऐसे रख देंगे तो प्रेशर इक्वल टू HdG साइन थीटा। या आप देखिए ना, यहां पर ये एंगल बना रहा है 90, यहां पर ये एंगल बना रहा है 90, और साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन 90 होता है 1, तो अगर रखेंगे तो P इक्वल टू HdG। तो यहां पे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम ये भी समझ लेंगे कि Q1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर Hg, हम ये भी समझ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर में मरकरी भरते हैं, ये मैंने मरकरी भर दिया। अब इस कंटेनर में हम एक ग्लास ट्यूब लाएंगे, उस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम होगा, उसको इन्वर्ट करके इस
कंटेनर में हमने रख दिया। याद रखिएगा इस ग्लास ट्यूब में एयर नहीं है। अब क्या होगा, इसकी सरफेस पे एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा, यानी जो 1 एटमॉस्फेयर है वो अपना प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, ये मरकरी इस कॉलम में राइज करने लगेगा, चढ़ना स्टार्ट होगा। ये मरकरी इस कॉलम में चढ़ना स्टार्ट होगा, राइज करेगा। और अगर आपने इस कॉलम में मिलीमीटर में सिंबल लगा रखे हैं, जैसे स्केल पे होते हैं, तो आप देखोगे कि इस कॉलम में मरकरी 76 सेंटीमीटर तक राइज करता है या 760 mm तक राइज करता है। क्या मैंने बोला कि अगर आप एक कंटेनर में मरकरी ले लीजिए, उसमें एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लगा दीजिए, तो जब इस पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है तो उस कंटेनर में गैस, उस कंटेनर में मरकरी राइज करना शुरू करता है। जब मरकरी राइज करता है तो वो राइज कितना करता है, 76 सेंटीमीटर या 760 mm। दैट्स वाई वी कॉल्ड 1 ATM इक्वल टू 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर Hg। इसीलिए हम 1 ATM को, जो मैंने भी कहा था ना कि क्यों हम 1 ATM को मिलीमीटर यानी लेंथ की डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो उसका रीजन ये है, इसकी वजह से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों इस टर्म में मेजर करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने मरकरी ही क्यों लिया, हम वाटर भी ले सकते थे, हम कुछ भी ले सकते थे। तो उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आपको यहां पर कोई लिक्विड चीज लेनी पड़ेगी ताकि वो राइज कर सके, सॉलिड तो राइज करने वाली नहीं। ठीक, तो लिक्विड में मरकरी क्यों लिया, वाई मरकरी, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया, तो पहला रीजन तो ये है कि ये इसकी सरफेस से नहीं चिपकता। पहला रीजन क्या है कि ये इस ट्यूब की सरफेस से स्टिक नहीं होता। अगर आप पानी लेते तो ये चिपक जाता, चिपकने की वजह से क्या होता, आपको एरर मिलती, और हमें एरर नहीं चाहिए। तो पहला रीजन तो ये है क्योंकि ये स्टिक नहीं होता, डू नॉट स्टिक विद द वॉल। और जो दूसरा रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर लग रहा है, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं HDG, है ना, HDG हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहां पर H कितनी हाइट चढ़ा, मान लीजिए सेंटीमीटर में बात करें तो 76 सेंटीमीटर चढ़ा, और मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और हमारी ये कितना हो गया 980, हमने सब CGS में ले लिया है। तो 76 सेंटीमीटर चढ़ा, 13.6 उसकी डेंसिटी होती है, और ये 980, इतना प्रेशर लग रहा है। और हमको पता है अगर हम इसकी जगह पे वाटर लेते, अगर हम इसकी जगह पर वाटर लेते तो वाटर की डेंसिटी लगभग 1 होती है, वाटर की डेंसिटी लगभग 1 होती है। हाइट, अब हमको ये 76 हाइट पे तो चढ़ता नहीं क्योंकि इसकी डेंसिटी 13.6 है, तब चढ़ा ये 76 पे। तो हमको मरकरी की कंपैरिजन में 13.6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लेनी पड़ेगी, तब हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जब मरकरी की डेंसिटी 13.6 सेंटीमीटर है तब चढ़ा मरकरी 76, और अगर हम डेंसिटी को 1 कर देंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यानी 13.6 टाइम हाइट हो जाएगी। यानी जितनी हाइट अभी हम ले रहे हैं उसकी 13.6 टाइम हाइट हमको लेनी पड़ेगी। अब जरा आप मेजर करिए, आप कल्पना करिए कि एक छोटा सा बैरोमीटर, ये 76 सेंटीमीटर की ट्यूब है, अब इसका 13.6 टाइम कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये बैरोमीटर लेके आप जगह जगह घूम सको। तो ये 2 वजह थी। पहली वजह ये थी कि ये स्टिक से चिपकता नहीं है, वॉल से चिपकता नहीं है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये था कि अगर हम मरकरी की जगह वाटर लेते तो वाटर की डेंसिटी 13.6 टाइम कम होती है, किससे, मरकरी से, या मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम ज्यादा होती है, तो आपको 13.6 टाइम हाइट भी बढ़ानी पड़ती भाई, तभी तो वाटर उतना चढ़ता। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों हम वाटर नहीं लेते हैं। तो ये एक हमारा बढ़िया क्वेश्चन था। अब मान लीजिए हम अगर क्वेश्चन ये पूछ दें, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने मरकरी भरा है
76 सेंटीमीटर का, और मैं पूछ रहा हूं बताइए बॉटम पे टोटल प्रेशर कितना होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि लिक्विड कॉलम की वजह से, क्योंकि लिक्विड कॉलम की वजह से तो आप निकाल लोगे P = HDG यानी 1 ATM, P = HDG यानी कि 1 ATM। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपको बताना है इस पॉइंट पर यानी इसकी बॉटम पर टोटल प्रेशर कितना फील हुआ। तो देखिए 1 ATM तो आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, और जब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो 1 एटमॉस्फेयर टोटल ये हो गया। तो टोटल यहां पर प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर ये हो गया यहां पर 2 ATM। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने यहां पे लिया 38 सेंटीमीटर मरकरी, और अब मैंने पूछा बताओ यहां पर प्रेशर कितना फील होगा। तो चूंकि आपने 38 सेंटीमीटर लिया है, जब आप 76 लेते हो तो कितना प्रेशर फील होता है, 1 ATM। आपने 38 सेंटीमीटर लिया यानी जस्ट उसका हाफ लिया, तो अब आपको कितना प्रेशर इसकी वजह से फील होगा, वो होगा 1/2 ATM। यहां से कितना लग रहा है 1 ATM, टोटल कितना हो गया 1 + 1/2 ATM। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी आते हैं और हमें उनको सॉल्व करना होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूब है, ये ऐसी रखी हुई है और इसमें टेन सेंटीमीटर हाइट की मरकरी कॉलम फिलअप है, और मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा। ये 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है और मैं यहां पे पूछ रहा हूं प्रेशर कितना होगा। तो बहुत आसान है, आप जरा गैस कीजिए। ठीक है, आई थिंक गैस कर लिया होगा। पहली बात तो आप ये बताइए यहां से कितना प्रेशर लग रहा होगा। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको पता है यहां से प्रेशर लग रहा होगा 1 ATM। अब आपको ये पता है कि ये जो आपका मरकरी कॉलम है ये स्टैटिक है, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। क्यों नहीं ये इधर जा रहा है, इसका मतलब है, या क्यों नहीं ये उधर जा रहा है, क्योंकि इसका साफ सा रीजन है जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होगा, यानी यहां पर भी प्रेशर कितना होगा 1 ATM। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूं, अब मैंने 10 सेंटीमीटर हाइट का लिया और अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे प्रेशर कितना होगा। तो आपको पता है कि ऊपर से कितना लग रहा होगा 1 ATM यानी 76 सेंटीमीटर HG, और अब ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां से भी उतना ही प्रेशर लग रहा होगा जितना यहां से टोटल प्रेशर लग रहा होगा। तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है 1 ATM यानी 76 + 10 यानी 86। तो यहां पर प्रेशर कितना हो गया 86 सेंटीमीटर HG। अगर मैं इसी क्वेश्चन को और चेंज कर दूं, अब मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर HG, और मैंने कहा यहां पे प्रेशर बताओ तो कितना प्रेशर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से कितना प्रेशर लग रहा होगा 1 ATM यानी कि 76 सेंटीमीटर HG। यहां से लग रहा है 76, यहां से लग रहा है 10, तो कितना रह गया 66। ये कॉलम अभी भी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर से भी कितना लग रहा है 66। तो यानी कि यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर HG। तो हमने अभी बैरोमीटर देखा। बैरोमीटर क्या देखा कि बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर मेजर करता है गैस का प्रेशर, मतलब बैरोमीटर में मेजर करता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस का,
और अगर हमें किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकालना है तो हम यूज करेंगे यहां पर मैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए यहां पर कोई गैस फिलअप है और हमको उसका प्रेशर निकालना है। डायग्राम में कुछ ऐसा दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यहां से क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आपने देखा कि इस गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है, इस गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये मरकरी कॉलम ऊपर चला गया, यानी इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो हम ये वाली हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी कि मैंने क्या बोला, अगर ये लिक्विड कॉलम ऊपर चढ़ गया है, मरकरी का लिक्विड कॉलम ऊपर चढ़ गया है, इसका मतलब है इस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, ये जो हाइट में डिफरेंस आया इतना ज्यादा होगा। यानी और ये हाइट मान लीजिए है h, तो ये हाइट हो गई HDG। तो जो हमारा गैस का प्रेशर होगा, जो P गैस होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 76 प्लस HDG। आई थिंक अंडरस्टैंड होगे। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैंने कहा कुछ डायग्राम में ऐसा दिया गया हो, पी गैस, अब देखिए डायग्राम उल्टा है। इसका मतलब है कि अब एटमॉस्फेरिक ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है किससे, पी गैस के। और कितना ज्यादा है, ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है इतना ज्यादा है, और ये हाइट का डिफरेंस कितना है, HDG। तो हम लिख सकते हैं पी एटमॉस्फियर इक्वल टू पी गैस प्लस HDG। पी एटमॉस्फेयर कितना होता है, 76, तो पी गैस आ जाएगा 76 माइनस HDG। तो इस तरीके से हमने बैरोमीटर के और मैनोमीटर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आप उस चीज को जरूर याद रखिएगा जो मैंने हाइट वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि कभी क्वेश्चन में चेंज करके बैरोमीटर में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जैसे कि बैरोमीटर में मैं बार बार ऐसा ले रहा था कि ये मैंने ले लिया H हाइट का मरकरी कॉलम। अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं H हाइट का वाटर का कॉलम, और मैं पूछ रहा हूं इसके बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, इसके बॉटम पे प्रेशर कितना होगा। तो अगर आपने ये गलती करी, क्या ये ले रहे हो आप, देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्रेशर आप करते हो कि ऊपर से लग रहा होगा 1 atm, आपने लिख दिया बहुत अच्छे से 76, और ये कितना HDG, और आपने लिख दिया HDG। जो हाइट दे रखी होगी वो लिख लोगे, डेंसिटी वाटर की रख दोगे 1 और ग्रेविटी रख दोगे 9.8 या सॉरी 980 और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप गलत हो, इस तरीके से आपका आंसर नहीं आएगा। फाइंड आउट द मिस्टेक इन दिस प्रॉब्लम। क्या मिस्टेक करी है आपने, आप देखिए आपने मिस्टेक क्या की है। जब आप 76 लेते हो, जब आप 76 सेंटीमीटर लेते हो तो ये मरकरी का है और ये वाटर का है। आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते, या तो इसको वाटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मरकरी में कन्वर्ट करो, तब आप दोनों को ऐड कर पाओगे। क्योंकि ये वाटर का कॉलम है और ये मरकरी का कॉलम मान के, क्योंकि आपको पता है कि जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं वो मरकरी कॉलम मान के करते हैं, और आप गलती क्या कर रहे हो, आप मरकरी कॉलम को और वाटर कॉलम को ऐड कर दे रहे हो। तो अब आपके पास चॉइस है कि इसको आप किस में कन्वर्ट करो, वाटर कॉलम में, या इसको आप कन्वर्ट करो किसको, मरकरी कॉलम में। तो मैंने आपको बताया था
कि अगर हम मरकरी की जगह वाटर लें, अगर हम मरकरी की जगह वाटर लें तो हमें कितनी हाइट और बढ़ानी होगी, तो 13.6 सेंटीमीटर हाइट और बढ़ानी होगी। तो इसके दो तरीके हैं, आप इसको लिक्विड कॉलम, आप इस मरकरी को लिक्विड कॉलम में कन्वर्ट कर लो तो 76 इंटू 13.6, तो ये भी बिहेव करने लगेगा वाटर कॉलम की तरह, और आप जोड़ दो HDG। ये फर्स्ट मेथड है। और इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, जो इसका सेकंड मेथड है वो है कि आप 76 को वैसे ही रखो, H को वैसे ही रखो और D में डिवाइड कर दो 13.6 इंटू G। तो अब क्या हो गया, ये वाला चीज किस में बदल गया, वाटर कॉलम में। तो ये दो मेथड हैं। मैं आपको, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो मैंने किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड बताए हैं, और यही फिजिकल केमिस्ट्री की खूबसूरती है। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने ऑल अबाउट प्रेशर सीखा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको ग्राफ, जो ग्राफ हैं आपके इस चैप्टर में, वो बहुत परेशान करते हैं, और इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स के भी जो ग्राफ होते हैं वो भी आपको परेशान करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट का नाम ऐसा क्यों ले लिया। अगर आप देखिए डिटेल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम गैसियस स्टेट को अलग पढ़ते हैं, उनके ग्राफ को अलग से डील करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ को अलग से डिटेल करते हैं। लेकिन थोड़ा ये क्रैश टाइप का है। तो अगर आप ध्यान दो, यहां पर हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तो कौन सा टेम्परेचर लगाते हैं, क्या मतलब टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट। और वहां पे प्रोसेस कौन सी पढ़ते हैं, आइसोथर्मल। समझ रहे हो? बॉयल्स लॉ यहां, तो जैसे कि बॉयल्स लॉ, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आपको, बॉयल्स लॉ जब पढ़ते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में उसी ग्राफ को हम आइसोथर्मल कहते हैं, हालांकि वो ये नहीं है। जब हम यहाँ चार्ल्स लॉ कहते हैं तो यहाँ पर हम प्रेशर को चार्ल्स, CHA, चार्ल्स गुस्सा हो जाएंगे, चार्ल्स लॉ, तो वहाँ हम कहते हैं आइसोबार, आइसोबारिक। जब हम यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो हम वहां पे क्या कह देते हैं, आइसोकोरिक। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ में मैंने आपको बताया अभी कि हम गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करेंगे, हालांकि दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, जैसे हम लोग यहां बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, यहां पर क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वही प्रोसेस आगे चल के वहां कहलाती है आइसोथर्मल। अगर हम यहां पर चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और यही लॉ वहां कहलाता है आइसोबार। जब हम यहां पर गेलुसॉक लॉ पढ़ते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये वहां कहलाता है आइसोकोरिक। तो देखिए मैच तो करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के बारे में अब बताने जा रहा हूं। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इन जनरल ग्राफ को आइडिया आपको देने जा रहा हूं, जिससे आपकी बड़ी हेल्प होगी इन लॉस को समझने में। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और उसने ऐसा बना दिया, ये T3, T2 और T1 कौन ज़्यादा है ना, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3, या T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1, इस तरह के। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम है हम उनको ध्यान देंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ्स। ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो y इक्वल टू हो जाता है mx, या आपने ग्राफ देखा होगा y इक्वल टू mx प्लस c का। देखो मैं आपको नीट की जुगाड़ बता रहा हूं, आप चूंकि मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो, आप बायो बैकग्राउंड के, तो हम लोग जुगाड़ से पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है y इक्वल टू mx माइनस सी,
कभी कभी हो जाता है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर या a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। जैसे x है y, वैसे में a और b मान लिया। तो कैसे इनको हम सॉल्व करें, तो वो हम लोग अब देखेंगे। कभी भी याद रखिएगा कि अगर x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मैंने क्या बोला, x और y अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो x और y का जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा इस तरीके का। इसका नाम याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहां पर x और y एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, सॉरी 1/y। यहां पर x और 1/y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ध्यान समझिएगा, यहां पर x और y एंटी प्रोपोर्शनल हैं और x और 1/y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम यहां पर x और 1/y का ग्राफ खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है या y इक्वल टू mx दे रखा है और अगर आपने ग्राफ खींचा तो जो इसका स्लोप होता है ये इक्वल टू होता है m इक्वल टू tan थीटा स्लोप। अगर मान लीजिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के और मैंने कहा x और y में ग्राफ खींचो तो जो ग्राफ आता है वो आता है पैराबोला। अभी पैराबोला दो तरह खींच सकते हैं, एक तो ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे खींच सकते हैं। तो कैसे खींचेंगे, तो याद रखिएगा जिधर की तरफ स्क्वायर हो उससे दूर जाता हुआ ग्राफ। अभी यहां पे स्क्वायर किस तरफ है, y की तरफ, तो इससे दूर जाएगा ग्राफ, इसको बोलते हैं अपवर्ड। यानी ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ सही है। छोटा छोटा मतलब बेसिक सी बताना मेरे को ये है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन, अगर इंटरसेप्ट है, हाँ इंटरसेप्ट नहीं बताया, इंटरसेप्ट और देख लीजिए, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है तो ये ग्राफ स्ट्रेट ओरिजिन से चालू नहीं होगा, ये c इंटरसेप्ट से चालू होगा। बात समझ में आई। देखिए जनरली बात क्या है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्क्वायर का मामला है तो पैराबोला। हमारा इतने से काम चल जाएगा। मैं नीट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर IIT JEE की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नीट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारा इतने से काम हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर हम गैसियस स्टेट की ग्राफ की बात करें तो मैं एक ही इक्वेशन से आपको सारे लॉज भी समझा दूंगा और उनमें आने वाले ग्राफ भी बता दूंगा और उनमें आने वाली प्रॉब्लम भी बता दूंगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा गैस और वेपर के बारे में, दोनों का डिफरेंस देखा। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि कैसे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स को मेज़र करते हैं। हमने आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना सीखा, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सीखी, बैरोमीटर सीखा और मैनोमीटर सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपके ग्राफ। और ग्राफ मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ना सिर्फ इस चैप्टर के ग्राफ बल्कि फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में आने वाले जितने भी ग्राफ हैं वो लगभग सब कवर हो जाएंगे। तो अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थैंक यू।